वेलकम डियर स्टूडेंट। अपने बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र जो है वो कक्षा 12 में चैप्टर 22 के अंतर्गत रहता है। अन्य सभी जीव विज्ञान के विषयों के लिए विद्यार्थियों के लिए और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इसके एंजाइम्स, हार्मोन्स जो इससे पाचन का काम करते हैं वो सभी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। बात करते हैं अपने पाचन की परिभाषा पर। क्या परिभाषा होती है पाचन की? कि जटिल खाद्य पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल अणुओं में बदलना क्या है? पाचन है। जटिल खाद्य पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल अणुओं में बदलना पाचन है। अब बात करें पाचन के भाग की कि कौन कौन से भाग जो होते हैं वो पाचन के अंतर्गत आते हैं, पाचन तंत्र के अंतर्गत। देखिए जो पाचन तंत्र होता है वो आहार नाल के रूप में पाया जाता है। जो पाचन तंत्र होता है वो किसके रूप में पाया जाता है? आहार नाल के। और हमारी आहार नाल के निम्न भाग होते हैं: मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, आंत, छोटी आंत और फिर बड़ी आंत और फिर मलाशय। इस तरह करके हमारी जो आहार नाल के भाग होते हैं वो मौजूद रहते हैं। अब हम बात करते हैं पाचन की। तो पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले बात करें पाचन की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो हमारे मुख से प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। अगर पाचन को देखा जाए तो वो एक भौतिक व रासायनिक प्रक्रम है। भौतिक व रासायनिक, क्योंकि हम क्या करते हैं, भोजन को इंटेक करते हैं, हाथों से उठाकर उसको क्या करते हैं, खाते हैं। तो वो सारी क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। और अंदर जाने के बाद में जब उसका पाचन होता है तो वो सारी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। तो पाचन एक भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हम जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अवशोषण योग्य सरल अणुओं में बदलते हैं। अब पाचन शुरू होता है सबसे पहले मुख से। अब हम बात करते हैं मुख की। तो मुख के अंदर क्या क्या संरचनाएं मौजूद रहती है? तो मुख के अंदर सबसे पहले जो संरचना मौजूद रहती है वो होता है जीवा। और जीवा क्या काम करती है? एक तो हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है और दूसरा हमें भोजन को निगलने में मदद करती है। भोजन को निगलने और स्वाद का ज्ञान करवाने में मदद करती है। दूसरी हम बात करें लार ग्रंथियाँ। हमारे मुख के अंदर तीन तरह की लार ग्रंथियाँ जो होती है वो मौजूद रहती है। नंबर 1 पैरोटिड, नंबर 2 अधोजम और नंबर 3 जो है वो क्या है, अधोजीवा। ये होती है सब मैक्सिलरी और ये पैरोटिड। अब बात करते हैं किस प्रकार से ये प्रेजेंट रहती है। सबसे पहले पैरोटिड की बात करें। पैरोटिड हमारे जो कान है, कान के नीचे, यहाँ अपने मुख के अंदर जो है कान के नीचे पैरोटिड ग्रंथियाँ जो होती है वो मौजूद रहती है, जो पाचक रसों में लार के अंदर जो एमाइलेज होता है ना, उनमें से ये एंजाइम्स का स्त्राव करती है। एमाइलेज इनके द्वारा जो होता है वो स्त्रावित किया जाता है। पैरोटिड हो गई। दूसरी अधोजंब की बात करें तो हमारे जो दोनों जबड़े मिलते हैं, दोनों जबड़े जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान पर जो ग्रंथि पाई जाती है, जो लार ग्रंथि पाई जाती है, उसको कहा जाता है सब मैक्सिलरी या अधोजम। तीसरी बात करें अधोजीवा। जो जीभ के नीचे जो ग्रंथि पाई जाती है, जो लार ग्रंथि जीभ के नीचे पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? अधोजीवा कहा जाता है। इस तरह लार ग्रंथियों के द्वारा एमाइलेज एंजाइम का स्त्राव किया जाता है जो हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे मुख के अंदर प्रेजेंट रहते हैं दांत। और सभी को पता है कि हमारे जो दांत होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 32 होते हैं। हमारे दांत संख्या में 32 होते हैं। वहीं दूध के दांत जो बच्चों में पाए जाते हैं वो संख्या में 20 होते हैं। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दांत का जो सूत्र है, दंत सूत्र को बताएं। तो दंत सूत्र इस प्रकार से, दांत जो होते हैं 4 प्रकार के हैं: कृतनक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। इस तरह 4 प्रकार के दांत जो होते हैं वो हमारे मुख के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और कृतनक, इंसिसर की बात करें तो 2 ये जो मैंने दंत सूत्र लिखा है वो इस हिसाब से है। देखो 4, ये 1 और ये फिर 2 यानी कि 4 और ये 3 यानी कि 6। ये हो गई 1 की बात। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जबड़े कितने होते हैं? 2। ये टोटल 16 है और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितने हो गए? 32। और इस तरह 32 दांत जो होते हैं हमारे मुख के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो दंत सूत्र को याद रख लेना आप, 21 23/21 23 और जबड़े 2 हैं तो इंटू 2 से। ठीक है, तो इस तरह 21-23 के सेट में हमारा जो है दंत सूत्र तैयार होता है। अब बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर, मुख के अंदर 20 दांत पाए जाते हैं। और 20 दांत में बात करें तो ये प्री मोलर जो होते हैं ना, ये बच्चों में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं।
प्री मोलर बच्चों में एब्सेंट होते हैं और यहाँ से एक एक ये भी एब्सेंट होंगे, 2/2 ये प्रेजेंट होंगी। तो टोटल बच्चों में कितने दूध के दांत होते हैं? बच्चों के अंदर 20 दांत जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, ये तो हो गया मुख। मुख के अंदर मुख्य जो पाचन होता है वो स्टार्च का होता है अमाइलेज एंजाइम के द्वारा, जो लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट बात करें हम ग्रसनी की और ग्रसिका की। ग्रसनी और ग्रसिका जो हमारे गले में प्रेजेंट रहती है, ये मुख को निगलने के, जो मुख से जो भोजन आता है उनको निगल कर आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। अब भोजन यहाँ से पहुंच गया आमाशय में, अब जो मुख्य भाग आएगा वो आएगा आमाशय। और आमाशय में किस तरह पाचन होता है वो अपने बात करते हैं। देखिए ये है आमाशय, क्या है? आमाशय। और आमाशय की बात करें, ये क्या है? आमाशय। और आमाशय की बात करें तो आमाशय में जो मौजूद रहता है वो है जठर ग्रंथियाँ। आमाशय में क्या मौजूद रहती है? बहिस्रावी ग्रंथियाँ मौजूद रहती है, जिनको कहा जाता है जठर ग्रंथियाँ। ये जठर ग्रंथियाँ किस में मौजूद रहती है? हमारे आमाशय। और ये एक तरह की बहिस्रावी ग्रंथियाँ। कैसी ग्रंथियाँ हैं? बहिस्रावी ग्रंथियाँ। बहिस्रावी ग्रंथियों और अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या अंतर है? बहिस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी की बात करें तो अंतःस्रावी अपना जो हार्मोन है, अंतःस्रावी ग्रंथि अपना जो सीक्रेशन है वो छोड़ती है, वो ब्लड में छोड़ती है। और वहीं बहिस्रावी की बात करें वो किसी सतह पर छोड़ती है। और हमारे आमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है वो एक बहिस्रावी की है, और जो अपनी सरफेस पर क्या करती है? अपना सीक्रेशन छोड़ती है। तो 3 तरह की ग्रंथियाँ जो होती है वो मौजूद रहती है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। हमारे आमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। जो सबसे पहला भाग है वो है कार्डियक। सबसे पहला भाग कार्डियक, जिसके द्वारा म्यूकस का स्राव किया जाता है। और ये म्यूकस आमाशय की चारों ओर इनर लिनिंग बना लेती है। इनर लिनिंग, आमाशय के अंदर ये म्यूकस क्या कर लेता है? जमाव कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये आमाशय के अंदर म्यूकस का जमाव हो गया कार्डियक के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे भाग की, फंडिक भाग की। और फंडिक भाग को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो मेन सेल मुख्य कोशिका और दूसरा है ऑक्जेंटिक कोशिका, या इसको हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे अमलजन कोशिका। क्या कहेंगे? अमलजन कोशिका। दूसरा भाग होएगा वो होएगा अमलजन कोशिका। देखिए पहली जो है मेन सेल, इसको जाइमोजन, चीफ सेल या जाइमोजन भी कहा जाता है। और इसके द्वारा 2 तरह के एंजाइमों का स्राव किया जाता है, एक तो पेप्सिन और दूसरा रेनिन। एक तो पेप्सिन का स्राव किया जाता है और दूसरा किसका स्राव किया जाता है? रेनिन का स्राव किया जाता है। पेप्सिन रेनिन का स्राव हमारे आमाशय की फंडिक भाग की मुख्य सेल, जैसे जाइमोजन कोशिका भी कहा जाता है, उसके द्वारा स्रावित होता है। बात करें ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक को अमलजन भी कहा जाता है। तो नाम से स्पष्ट है कि अमलजन है तो ये किसका स्राव करेगी? किसी न किसी अमल का स्राव करेगी, और वो अमल होता है HCl। वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए ये HCl अगर हमारे आमाशय के अंदर रहेगा तो क्या करेगा? ये आमाशय की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाएगा। उस अंदरूनी परत को नुकसान से बचाने के लिए ये म्यूकस लेयर कार्यरत रहती है। ये म्यूकस लेयर उस आमाशय को इस HCl के प्रभाव से बचाने के लिए कार्यरत रहती है। और यहाँ बात करें पेप्सिन की और रेनिन की, ये क्या काम करते हैं? देखिए पेप्सिन रेनिन का मैं काम बताऊं। पेप्सिन जो होता है ना वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में सिक्रीट होता है। पेप्सिन पेप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है। पेप्सिन पेप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है, जो सक्रिय नहीं होता। जब इस पर HCl प्रभाव डालता है तो ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और सक्रिय हो जाता है। जब HCl पेप्सिनोजन पर इफेक्ट डालता है तो क्या हो जाता है? पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है और ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। वहीं बात करें रेनिन की, जहाँ पेप्सिन पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित हुआ था, वहीं रेनिन रेनिन के रूप में नहीं, रेनिन प्रोरेनिन के रूप में स्रावित होगा। रेनिन किसके रूप में होगा? प्रोरेनिन के रूप में। और प्रोरेनिन पर कौन प्रभाव डालेगा? HCl प्रभाव डालेगा। और प्रोरेनिन भी एक्टिव होकर किस में बदल जाएगा? रेनिन में बदल जाएगा। और रेनिन किसका पाचन करेगा? दूध का पाचन करेगा। बच्चों में जो दूध का स्कंदन होता है,
जो दूध का पाचन होता है, बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है अमाशय में जाने के बाद में तुरंत जब बच्चे को कभी उल्टी आती है तो वो दूध फटा हुआ निकलता है, वो इसी रेनिन के प्रभाव से निकलता है। रेनिन क्या करता है, दूध के सकंदन में सहायक है, बच्चों में दूध के पाचन में सहायक है। ठीक है, रेनिन कैसिनोजन को कैसीन में बदल देता है जिससे दूध का पाचन होता है। ये दोनों हार्मोन जो है, दोनोों पाचक एंजाइम्स जो है वो किसके द्वारा स्रावित हो रहे हैं, वो मेन सेल के द्वारा या जाइमोजन सेल के द्वारा। जो एक्टिव किसके द्वारा हो रहे हैं, अम्लजन कोशिका के HCl के द्वारा एक्टिव हो रहे हैं। इधर बात करें हम पाइलोरिक की, तो ये पाइलोरिक भाग क्या करता है, पूर्णतः भोजन को मिक्स कर देता है। इसकी मसल्स की गतियों के कारण ये भोजन पूर्णतः क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है और आगे ग्रहणी में भेजा जाता है। किस में भेजा जाता है, अब ग्रहणी में। अब बच्चों के ये क्वेश्चन आएगा कि मैडम ने यहाँ ग्रहणी शब्द इस्तेमाल में नहीं लिया, तो छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग होता है वही क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। अब हम बात करेंगे ग्रहणी पर। ठीक है, इतना जो है वो क्लियर है। देख लीजिए आप एक बार और, जो सिस्टम है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह जो है पाचन की प्रक्रिया अमाशय तक जो है वो रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट ग्रहणी में पाचन की। ग्रहणी आंत पूरी देख लेंगे, छोटी आंत में पाचन की बात करेंगे। चलिए मिटा देती हूँ छोटी आंत में। दंत सूत्र कैसे याद रखोगे, 21-23 की फॉर्म में, 21-23/21-23 × 2। ठीक है, इस तरह हमें दंत सूत्र याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने छोटी आंत की। किसकी, छोटी आंत की। देखिए जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत होती है वो आहार नाल का आमाशय के बाद में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ग्रहणी, नंबर 1 ग्रहणी, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 ग्रहणी ड्यूडेनम, नंबर 2 जेजुनम जिसको अग्र शुद्रांत्र भी कहा जाता है, अग्र शुद्रांत्र भी कहा जाता है, और तीसरा शुद्रांत्र। इस तरह करके 3 भाग जो होते हैं हमारी छोटी आंत के रहते हैं। इनकी जो मैं लेंथ है वो बता देती हूँ, 25 सेंटीमीटर ग्रहणी की। ग्रहणी की जो लेंथ रहती है वो रहती है 25 सेंटीमीटर, और जेजुनम की जो रहती है अग्र शुद्रांत्र की 1 मीटर, और इसकी रहेगी 1.75 मीटर। ये जो है इसकी क्या है, लेंथ है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, हमारे शरीर में 2 तरह की पाचक, लार वाली को छोड़ दीजिए, लार वाली ग्रंथियां पीछे आ गई थी। अब बात करें यहाँ आकर 2 तरह की ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां मौजूद रहेगी। एक तो रहेगी यकृत और दूसरी रहेगी अग्नाशय। एक तो रहेगी यकृत और दूसरी क्या रहेगी, अग्नाशय। देखिए यकृत और अग्नाशय दोनों क्या करेगी, अपना जो स्त्राव है, जो पाचक एंजाइमों का जो स्त्राव है वो जाकर करेगी ग्रहणी में। किस में करेगी, ग्रहणी में अपने पाचक एंजाइम छोड़ेगी। देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि आहार नाल के किस भाग में यकृत और अग्नाशयी रस आकर मिलते हैं, तो वो है ग्रहणी। ग्रहणी में आकर यकृत और अग्नाशयी रस मिलते हैं और जिस द्वार के द्वारा ये मिलते हैं उसे कहा जाता है ओडाई की अवरोधनी। यहाँ पर जो द्वार पाया जाता है उसे कहा जाता है ओडाई की अवरोधिनी, ओडाई की अवरोधिनी। ठीक है, यहाँ पर ये भाग पाया जाता है और यहाँ आकर क्या मिलते हैं, पित्त रस और अग्नाशयी रस मिलते हैं। अब बात करते हैं अपने आंत की। जो आंत के अंदर क्या होते हैं, कुछ फोल्ड पाए जाते हैं। आंत के अंदर कुछ क्या पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं, कुछ फोल्ड हुए भाग पाए जाते हैं जिसे कैकरिंग के वलन कहा जाता है, जिसे कैकरिंग के वलन कहा जाता है। देखिए ये कैकरिंग के वलन क्या करते हैं, अवशोषण योग्य। आंत का काम क्या होता है, भोजन को पाचित होने के बाद में अवशोषण करना, एब्जॉर्ब करना। तो ये जो कैकरिंग के वलन होते हैं ये अवशोषण में सहायक होते हैं। किस में सहायक होते हैं, अवशोषण में सहायक होते हैं। कैकरिंग के वलन पाए जाते हैं। अब बात करें इस कैकरिंग के वलन पर छोटे छोटे सूक्ष्माकुर प्रेजेंट रहते हैं। क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्माकुर प्रेजेंट रहते हैं जो अवशोषण योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इस शुद्रांत्र में लसिका ग्रंथियां, लसिका ग्रंथियों के
समूह पाए जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, लसिका ग्रंथियों के समूह पाए जाते हैं। हम आंत की बात कर रहे हैं, छोटी आंत की, और इसके जो शुद्रांत्र भाग है इस पर लसिका ग्रंथियों के समूह पाए जाते हैं, जिसे पेयर के वलन कहा जाता है, जिसे पेयर के वलन कहा जाता है, पेयर के वलन, फोल्ड्स ऑफ पेयर, जिसे पेयर के वलन कहा जाता है। देखिए ये जो कैकरीन के वलन है वो तो क्या करते हैं, अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, और ये कैकरीन के वलन और सूक्ष्मांकुर जो मिलकर एक बॉर्डर का निर्माण करते हैं, जिसको कहा जाता है ब्रुश बॉर्डर। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ब्रुश बॉर्डर। लसिका ग्रंथियों के समूह पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पेयर के वलन। अब देखिए आंत में कुछ ग्रंथियां भी मौजूद रहती हैं और कुछ फोल्ड, एक फोल्ड तो ऊपर बताया मैंने जो क्या करता है, अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाता है, तो वहीं कुछ और कुछ ना कुछ क्या करता है, पाचन में भी सहायता करता है। ऐसे फोल्ड भी पाए जाते हैं, और ऐसे फोल्ड को क्या कहा जाता है, लीबर कुन की ग्रथिकाएं कहा जाता है। लीबर कुन की गर्तिकाएं कहा जाता है। लीबर कुन की गर्तिकाएं क्या है कि आंत में पाए जाने वाले ऐसे फोल्ड जो कुछ ना कुछ पाचक एंजाइमों का स्त्राव करते हैं, ऐसे फोल्ड लीबर कुन की ग्रथिका कहलाते हैं। अब बात करें बुर्नर की। अब एक टर्म निकलकर सामने आती है कि बुर्नर की कोशिका क्या है। बुर्नर ग्रंथियाँ होती है कि ग्रहणी के, ये जो ग्रहणी आपको सबसे पहले दिखाई दे रही है, इसके अंदर छोटी छोटी श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसको बुर्नर ग्रंथियाँ, ये पूछा जाता है कक्षा 12 में, ये प्रश्न जो है वो आया हुआ है। पीछे के एग्जाम पेपर आप चेक करोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि बुर्नर की जो ग्रंथियाँ हैं वो क्या है, कि ग्रहणी के अंदर श्लेष्मा का स्त्राव करने वाली जो कोशिकाएं पाई जाती है, जो ग्रंथियाँ पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, बुर्नर की कोशिका कहा जाता है। वहीं कुछ लसिका ग्रंथियों के समूह शुद्रांत्र में पाए जाते हैं, उसे पेयर के वलन कहा जाता है। शुद्रांत्र में पेयर के वलन और ग्रहणी में बुर्नर, ग्रहणी में क्या पाई जाती है, बुर्नर की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब एक क्वेश्चन जो है आगे अपने बात करें, यहाँ तक जो है हमने आंत की जो स्ट्रक्चर पढ़ी है। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हो लीवर आकर क्या कर रही है, अपना रस छोड़ रही है, तो लीवर के बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, लीवर क्या काम करता है। ठीक है, इतना जो है वो क्लियर है। ग्रहणी के जो आंत के जो भाग है, ग्रहणी, अग्र, शुद्रांत्र, शुद्रांत्र, और ये इनकी लेंथ मैंने दिखा रखी है। इसमें ग्रहणी वाले भाग में क्या आकर मिलता है, यकृत का और अग्नाशय का रस मिलता है, और जिस मार्ग के द्वारा मिलता है उसे उडाई की अवरोधनी कहा जाता है। और इसके अंदर बुर्नर की ग्रंथियाँ पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्त्राव करती है, और शुद्रांत्र के अंदर पेयर के वलन पाए जाते हैं, और इसमें जो अवशोषण योग्य वलन है वो कैकरीन के वलन है, और जो वलन कुछ एंजाइमों का स्त्राव करते हैं वो लीबर कुन की ग्रथिकाएं हैं। ये छोटी आंत की मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास किया। अब हम बात करेंगे यकृत की, लीवर की। ये मैं मिटा देती हूँ, लीवर की तरफ चलते हैं। देखिए लीवर की बात करें, लीवर एक हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लीवर, यकृत की बात करें, यकृत हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। देखिए यकृत, लीवर सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? क्योंकि एक तो ये क्या है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी जो पाचक ग्रंथि है वो कौन सी है, वो है लीवर। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। नेक्स्ट बात करें अपने लीवर के बारे में, तो लीवर अपना जो स्त्राव है, लीवर के द्वारा जो स्त्रावित किया जाता है उसे पित्त रस कहते हैं। लीवर के द्वारा स्त्रावित किए जाने वाले रस को पित्त रस, और इंग्लिश में कहेंगे तो बाइल जूस कहा जाता है। और ये पित्त रस जिस आश्य में संग्रहित रहता है उसे पित्ताशय कहा जाता है, गाल ब्लेडर कहा जाता है। ये यकृत का जो रस है जिसमें संग्रहित रहता है उसको पित्ताशय या क्या कहा जाता है, गाल ब्लेडर कहा जाता है। इस पित्त रस का रंग हल्का पीला हरा होता है, हल्का पीला हरा होता है। जो वर्णक के कारण होता है वो है बिली वर्डिन
और बिलीरुबिन, ये भी पूछा जाता है कि पित्त रस में कौन से पित्त वर्णक मौजूद रहते हैं। तो बिलीवर्डिन व बिलीरुबिन जो है पित्त रस में पित्त वर्णक जो है वो मौजूद रहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि इस यकृत में कुछ महाबक्षकाणु कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? महाबक्षकाणु सेल्स पाई जाती है, जिन्हें इन महाबक्षकाणु कोशिकाओं को कूफर की कोशिकाएं भी कहा जाता है, कूफर सेल्स भी कहा जाता है। अब इनका काम क्या होगा? कुछ बैक्टीरिया अगर आ गए तो उनको मारने का काम करेंगे और साथ में ये क्या करेंगे? आरबीसी को, जो डेड आरबीसी है उनको भी संग्रहित करने का काम करेंगे। महाबक्षकाणु और प्रश्न क्या है? कूफर कोशिकाएं क्या है? यकृत की दीवारों में पाई जाने वाली महाबक्षकाणु कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? कूफर की कोशिकाएं कहा जाता है। अब बात करें अपने लीवर का काम क्या है। लीवर का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि ये हमारे लिए ऊर्जा ये हमारे लिए ग्लूकोज प्रोवाइड करवाता है। ग्लूकोज का स्तर जो होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना ही लीवर का मुख्य काम है। लीवर का मुख्य काम क्या है? ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाएगा? देखिए देखिए 3 तरह की क्रिया हो सकती है। देखिए एक तो क्या है, जो ग्लूकोज हमारे शरीर में है, ठीक है, उस ग्लूकोज को ये संग्रहित, ठीक है, कुछ ग्लूकोज तो ऊर्जा बनाने में काम आ जाएगी, शरीर में क्या हो जाएगी? काम आ जाएगी। बाकी लीवर, हम जब थक जाते हैं तो लीवर के पास जाते हैं ऊर्जा लेने के लिए, और लीवर वो ऊर्जा किसके तौर पे संचित रखता है? वो ग्लाइकोजन के तौर पर रखता है। कुछ ग्लूकोज जो शरीर में जितनी ऊर्जा काम में लेनी है वो तो ग्लूकोज काम में ले लेगा, ऊर्जा बना लेगा, और कुछ ग्लूकोज जो बच गई वो लीवर ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह कर लेगा। क्या कर लेगा? लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज का संग्रह ग्लाइकोजन की फॉर्म में कर लेता है, यानी कि ग्लूकोज को चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में, और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पहले तो आपके पास बहुत सारी ग्लूकोज थी, तो ग्लूकोज ज़्यादा थी, तो क्या किया? उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके हमारी लीवर ने उसको इकट्ठा कर लिया। अब जब हम थक गए और हमें ऊर्जा ज़्यादा चाहिए तो ये ग्लाइकोजन वापस किस में चेंज होएगी? ये ग्लूकोज में चेंज होएगी। तो वापस लीवर हमें ऊर्जा देने का, वापस लौटाने का काम भी करता है, तो ग्लाइकोजन वापस चेंज होती है किसमें? ग्लूकोज में। इसको कहा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। कंफ्यूज मत होना, इसको कहा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन, वसा वगैरह प्रेजेंट रहती है। वो क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी लीवर को किसी तरह की ग्रोथ नहीं करवानी होती, तो ये क्या कर देता है? प्रोटीन को भी तोड़ देता है। प्रोटीन को भी तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। प्रोटीन को भी तोड़कर किस में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या कहा जाता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब ये शब्द देखो, नियो कुछ नया ही पदार्थ, प्रोटीन एक नया सा पदार्थ है, और प्रोटीन से ग्लूकोज जब बन रही है तो वो क्या है? ग्लूकोनियोजिनेसिस। जब प्रोटीन से ग्लूकोज बन रही है वो क्या है? ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, ये ग्लूकोनियोजिनेसिस। यहाँ से एमिनो एसिड टूटेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे अमोनिया जो है वो अलग निकाल दी जाएगी, NH2 जो है अलग निकल जाएगा। आगे जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको उतना ही याद रखना है कि एमिनो एसिड या प्रोटीन से क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज बनाया जाता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस कहा जाता है। देखो ग्लूकोज कन्वर्ट होती है जब ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजिनेसिस, और ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है तो उसको कहा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और तीसरा, कुछ नया ही पदार्थ प्रोटीन आकर ग्लूकोज बनाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो ये काम किस में होता है? हमारी
लीवर में ये काम संपन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो वो है लीवर का और काम देखें तो विटामिन ए बनाने का, डी बनाने का, और लीवर यूरिया बनाने का काम भी करता है। यूरिया मूत्र यूरिया बनाने का काम भी करता है। अब ये पूछोगे कि मैडम कैसे करता है, तो मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी कि हमारे अंदर जो एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड का फॉर्मूला देखें तो कैसे होता है। एमिनो एसिड का होता है NH2CHRCOOH। ये क्या है, एमिनो एसिड। जब ये R चेंज होता जाएगा ना, तो यहाँ से क्या है, एमिनो एसिड चेंज होते जाएंगे, दूसरा एमिनो एसिड आ जाएगा। ठीक है, तो NH2CHR और COOH ये क्या है, कोई एमिनो एसिड है, और यहाँ से ये इतना निकाल कर इससे ग्लूकोज बना ली जाती है। एमिनो एसिड से इतना निकाल कर क्या बना ली जाती है, ग्लूकोज बना ली जाती है। इससे क्या बना ली, दिखाई दे रहा है, ये ग्लूकोज बना ली। और ये NH2 के साथ आगे NH2 अमोनिया भी बना सकता है, NH3 बना सकता है, लेकिन अमोनिया क्या होती है, बहुत ही विषैली होती है और इसको उत्सर्जित करने के लिए हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए अमोनिया का उत्सर्जन हम नहीं करते। अमोनिया का हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, यूरिया में, और हम किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया में। तो लीवर यूरिया बनाने का काम भी करता है। हमारा जो मूत्र बनता है वो यूरिया बनता है, वो यहाँ से लीवर की सहायता से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें और आंत में आकर क्या मिलती है, अग्नाशय आके मिलता है, अग्नाशयी रस मिलता है। अग्नाशयी रस की बात करें, आंत में अग्नाशयी रस मिलता है। अग्नाशयी रस देखो, अग्नाशय की बात करें, अग्नाशय में मुख्य पाचक ग्रंथि होती है लैगरहैज़ की द्वीपिकाएं। लैगरहैज़ की द्वीपिकाएं, आइलेट्स ऑफ लैगरहैज़। मुख्य क्या होती है, आइलेट्स ऑफ लैगरहैज़ होती है, और इसमें 3 तरह की सेल मौजूद रहती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा, बीटा, डेल्टा 3 तरह की सेल्स होती है वो अग्नाशय में मौजूद रहती है। अल्फा के द्वारा ग्लूकागोन का स्राव किया जाता है, ग्लूकागोन का स्राव किया जाता है। बीटा के द्वारा इंसुलिन का स्राव किया जाता है, और डेल्टा के द्वारा सोमेटोस्टेटिन का स्राव किया जाता है। सोमेटोस्टेटिन का स्राव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो डेल्टा के द्वारा किया जाता है। अब ये क्या काम करेगी, ये काम करेगी ग्लूकोज बनाने का, ग्लूकोज का स्तर बढ़ाएगी। इंसुलिन क्या करेगी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगी। और सोमेटोस्टेटिन कहते हैं कि इन दोनों पर नियंत्रणकारी प्रभाव रखता है, इनको संदमनकारी प्रभाव जो है वो सोमेटोस्टेटिन जो है वो उपलब्ध करवाता है। इस तरह ये गृहिणी में आकर अग्नाशयी रस और लीवर का रस, पित्त रस आकर मिलते हैं, जो विभिन्न परिघटनाओं को होने में सहायता करते हैं। ये हो गई छोटी आंत। अब छोटी आंत के बाद में बात करें हम छोटी आंत, 1 मिनट, छोटी आंत में कुछ एंजाइमों का जिक्र भी कर लेती हूँ। छोटी आंत के अंदर जो है अग्नाशय में ट्रिप्सिनोजन, ये जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन होगा, एक काइमोट्रिप्सिन होगा, ये आंत में ही मिलेंगे। ठीक है ना, क्लियर कर लेना। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब आकर क्या करेंगे, आकर प्रोटीन का पाचन कर देंगे, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। प्रोटीन को किस में तोड़ देंगे, एमिनो एसिड, सरल एमिनो एसिड में तोड़ देंगे। तो इस तरह जो है आंत में, जो है छोटी आंत में पाचन जो है वो संपन्न होएगा। और छोटी आंत के बाद में भोजन जाएगा बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद में भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत के बाद में भोजन जो है वो बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत में, छोटी आंत में जो अवशोषण होना है वो अवशोषण हो जाएगा। फिर बड़ी आंत में जो अपाचित भोजन है उसका संग्रह किया जाता है, फिर आगे मलाशय में भेजा जाता है, उसके द्वारा बाद में एनस गुद्दा द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और एक यहाँ पर बीच में जो है अवशोषण की प्रक्रिया होती है, जहाँ वसा का पायशीकरण भी होता है। वसा गोलिकाएं क्या होती है, सरल वशीय अम्लों में टूट जाती है, जिसे वसा का पायशीकरण कहते हैं। तो ये स्टेप भी किस में होता है, आंत के अंदर होता है। तो ये जो है छोटी आंत के अंदर पाचन होता है, फिर बड़ी आंत में जाता है और अपाचित भोजन मलाशय में आ जाता है, और फिर मलाशय के द्वारा जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह जो सरल भाषा में जो है पाचन प्रक्रिया जो है अपनी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।